हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब्स। आज डिस्कस करने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। लाइक आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर केवीएस की, तो बहुत हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं आपके लिए। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर, ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है? एलिफेंटा केव, खजुराहो केव, अजंता केव या फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। खजुराहो मंदिर होता है, सॉरी केव मैंने बोल दिया। हाँ, ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है? ब्लैक पगोड़ा कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? कपिल मुनि, राहुल सांकृत्यायन, वात्स्यायन या फिर यशोधर पंडित। कामसूत्र एक ग्रंथ है पंडित यशोधरा की। इसमें 64 आर्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एनजीएमए। एनजीएमए दैट मीन्स नगमा। कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली, जोधपुर या फिर जयपुर। न्यू दिल्ली में स्थित है। टाइम ड्यूरेशन क्या रहा था? 1954। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है कला, साहित्य, नाटक या फिर संगीत। ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है साहित्य में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई हैं? कांस्य मूर्तियां रामकुमार, गगनेन्द्र टैगोर, शांति दवे या फिर सोमनाथ होर। जैसे कि आपको पता है कि रामकुमार बहुत फेमस लैंडस्केप एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप आर्टिस्ट रहे हैं, और गगनेन्द्र टैगोर, इन्होंने भारत में पहली बार क्यूबिज्म फॉर्म में प्रिंट क्यूबिज्म फॉर्म इन्वेंशन यूज किया है। शांति दवे और सोमनाथ होर। कौन सा वाला राइट हो जाएगा? राइट आंसर इज डी, सोमनाथ होर। देखिए, बेसिकली स्कल्प्टर आर्टिस्ट के लिए सोमनाथ होर बहुत फेमस थे कांस्य की मूर्तियां के लिए, और इन्होंने प्रिंट मेकिंग में भी काम किया है। प्रिंट मेकिंग में किस टेक्निक में काम किए हैं? किस टेक्निक का इन्वेंशन किए हैं? प्रिंट मेकिंग में सोमनाथ होर ने पेपर पल्प का इन्वेंशन किया। पेपर पल्प। पेपर पल्प में इन्होंने वुड श्रृंखला बनाई। वुड श्रृंखला पेपर पल्प में, वुड सीरीज पेपर पल्प में बनाए थे सोमनाथ होर। तो आपको याद रखना है, सोमनाथ होर ने एक न्यू प्रिंट मेकिंग का इन्वेंशन किया, उसका नाम था पेपर पल्प। अच्छा, आप सोच रहे होंगे पेपर पल्प किस तरह से किया जाता है? तो आपने बीएफए वगैरह में देखा होगा कि म्यूरल आपने रेडी किया होगा, जिसमें मुल्तानी मिट्टी या फिर लुगदी, कागज, पेपर वगैरह को यूज करके भिगा देते हैं रात में एक दिन। जब वो ड्राई, सुबह में उसे अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ग्लू वगैरह का यूज करके उसे क्ले की तरह रेडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड पेपर पल्प। उसी टेक्निक को बोलते हैं पेपर पल्प। क्योंकि ये वाली टेक्निक मैंने बीएफए में ट्राई किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। HTML इंगित करता है। HTML क्या इंगित करता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स या फिर हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक। कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा? HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑफसेट कलर पेंटिंग के 4 कलर होते हैं। ऑफसेट कलर पेंटिंग के 4 कलर्स कौन कौन से होते हैं? हरा, लाल, नीला, काला। सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, हरा, लाल, पीला या फिर नीला। नीला, लाल, पीला, काला। देखिए, यहाँ राइट आंसर हो जाने वाला है बी। और कैसे बी हो गया, और ये CMY के होता क्या है? देखिए, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, इसको शॉर्ट में कीवर्ड से कहते हैं CMY।
वाई के, और के इज द की। पूछा जाता है के क्या है, तो के की वर्ड है। आपने जेआरएफ का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो इस तरह का सीएम वाई के का प्रोसेस पूछ लेता है, व्हाट इज द की कलर, तो के की कलर है। ऑफसेट कलर सीएम वाई के आप तो समझ गए। देखिए आपको रोटेट लर्निंग यहाँ पे नहीं करना है, आपको समझना है। लाइक प्रिंट मेकिंग वाले के शॉप पे गए होंगे जो प्रिंटिंग निकालते हैं, जैसे आपको फोटो क्लिक कराना है, जब आप फोटो क्लिक करा रहे होते हैं पोस्ट कार्ड साइज का, उसके बाद प्रिंट मेकिंग वाले जो प्रिंटिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से उनके पास एक मशीन होती है और यहाँ पर एक बॉक्स निकला होता है जिसमें 4 डब्बे की तरह इस तरह बना रहता है। एक में लिखा रहता है सी, दूसरे में एम, तीसरे में वाई, चौथे में के। और ये सी एम वाई के नंबर डला होता है उसी बॉक्स में। जैसे सी में सियान वाला कलर सप्लाई किया जाता है, एम में मेजेंटा, वाई में येलो और बी में ब्लैक कलर। और इसके बाद जो हमारी फोटोग्राफी प्रिंटिंग निकलती है रेडी होकर, वो इसी सी एम वाई के कलर से ही बनाया जाता है। सिंपल तरीके से जैसे हमें पेंटिंग करनी है तो हमें कौन सा कलर चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स, यही सारे तो कलर्स चाहिए, उससे हम एक पेंटिंग प्यारी सी रेडी करेंगे। लेकिन जब ये प्रिंट मेकिंग ऑफसेट का बात होता है तो हम जब फोटोज निकालते हैं उसमें CMY के कलर्स को यूज किया जाता है। क्लियर, यहाँ तक तो अच्छे से समझ आ गया। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसे प्रोसेस कलर भी कहते हैं। पूछा जाए कि प्रोसेस कलर किसे कहा जाता है, प्रोसेस कलर कहा जाता है सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, CMYK को। अगर शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि ऑफसेट कलर बताइए तो ना, अगर CMYK सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक ना लिखा हो तो आप शॉर्ट में भी याद रखिए की कलर्स में CMYK। ओके, इसे प्रोसेस कलर बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं पता है, और इसे एडिट सब्सट्रैक्टिव कलर्स भी बोलते हैं। सब्सट्रैक्टिव कलर्स, ये टर्म्स आपको याद रखना है। सब्सट्रैक्टिव कलर्स क्या होता है, वो कलर्स, एक होता है सब्सट्रैक्टिव, दूसरा होता है एडिटिव। देखिए अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एडिटिव कलर्स में आपके इंक्लूड हो जाएंगे RGB। RGB जो प्रकाश के रंग हैं, प्रकाश के रंग RGB हैं, ये आपके एडिटिव में यूज़ हो जाएंगे और ये कलर्स आपके सब्सट्रैक्टिव में यूज़ हो जाएंगे। सब्सट्रैक्टिव में अब सिंपल तरीके से आप देखिए, मैंने अपने पेपर में मतलब अपने स्क्रीन पे थंबनेल लगाती हूँ, आपने देखा होगा प्यारा सा कोई भी थंबनेल लगा होता है। उस थंबनेल को बनाने के लिए पहले मुझे RGB कलर्स को चूज़ करना पड़ता है, और अगर उसी कलर्स को मुझे हार्ड फॉर्म में निकालना हो तो प्रिंट मेकिंग के थ्रू मैं निकालूंगी, प्रिंटिंग के थ्रू, तो मुझे CMY कलर्स यूज़ करना पड़ेगा, CMYK। सिंपल तरीके से मैंने इसी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा, फिर भी मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मैं जो थंबनेल डिज़ाइन करती हूँ उसमें RGB कलर्स का यूज़ करती हूँ, या फिर स्क्रीन पे जैसे PPT वगैरह रेडी करती हूँ तो RGB कलर्स का यूज़ करती हूँ, और जब मुझे प्रिंट निकालना होता है तो CMYK कलर से मैं प्रिंट निकाल लेती हूँ। मैंने इसलिए इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया जस्ट बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी प्रिंटिंग मशीन है, मैं हमेशा ये कलर सप्लाई करती रहती हूँ, तो मुझे मज़ा आया आप लोगों को बताने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 1906, 1918, 1931 या फिर 1941? बताइए। अच्छा, कोई भी मटेरियल से फिर पेंटिंग हो गया, जो चीज़ें डेली आप प्रोसेस में रहते हैं वो कितनी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। अच्छा, इनकी मृत्यु बताइए और इनका जन्म भी बताइए। 1848 ईस्वी में केरल के किलमनूर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, और 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी राजा रवि वर्मा की। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? सब्जेक्ट क्या थे? इंडियन सब्जेक्ट्स थे, और उसकी टेक्निक शैली थी वेस्टर्न। इस तरह की पेंटिंग सुधीर रंजन खासकीर ने की, जामिनी रॉय, अमृता शेरगिल या फिर छिरिनाथ मजूमदार ने? इस तरह की पेंटिंग अमृता शेरगिल ने की है। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में बुदापेस्ट, हंगरी में। याद रखना है आपको कि बुदापेस्ट, हंगरी में इनका जन्म हुआ, और 1941 में इनकी मृत्यु हुई है लाहौर में। लाहौर में। वॉल्टर डिज्नी जनक हैं, किसके जनक हैं? स्टिल फोटोग्राफी, एनिमेशन प्रक्रिया, वीडियो फिल्म एडिटिंग या फिर ब्लॉक मेकिंग? वॉल्टर डिज्नी जनक है एनिमेशन प्रक्रिया, एनिमेशन का। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति है,
कौन सी मूर्ति? महेश मूर्ति, रॉक कट मूर्ति। सारनाथ, एलिफेंटा, अमरावती या फिर सिगिरिया? विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति है एलिफेंटा केव में। महेश मूर्ति को त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। त्रिमूर्ति भी आपको याद रखना है कि महेश मूर्ति को त्रिमूर्ति के नेम से भी जानते हैं। त्रिमूर्ति का साइज क्या है? इसका साइज है 18 इंटू 24 और ये किस मटेरियल में बनाई गई है? ग्रेनाइट में। ठीक है, ग्रेनाइट में बनाई गई है। ये महेश जी हैं, सॉरी महेश कह रही हूँ, शिव जी हैं। यहाँ एक और मूर्ति, इस तरह से त्रिमूर्ति बनाई गई है। जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार जरूर इस पिक्चर को देख लीजिएगा। त्रिमूर्ति। भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता कौन है? बृहद संहिता बाणभट्ट, कल्हड़, कालिदास, वारामिही। वारामिही है बृहद संहिता के लेखक रचयिता। द डिसेंट्स ऑफ गंगेज, गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ पर है? महाबलीपुरम, अजंता, बनारस के समीप, गंगा घाट पर या फिर गंगोत्री में? द डिसेंट ऑफ गंगास, गंगा अवतरण महाबलीपुरम में है। रैम का संक्षिप्त रूप है। रैम का संक्षिप्त रूप रैपिड एक्सेस मेमोरी, रोलिंग एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सक्यूरेंट मेमोरीज या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी? राइट आंसर इज डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? सुबोध गुप्ता, अंजुम डोडिया, भारती खेर या फिर रियाज कोरू? देखिए, अपनी पेंटिंग में बिंदी का यूज करती थी भारती खेर। अब बिंदु पेंटिंग बहुत फेमस है एस.एच. रजा की। एस.एच. रजा की बहुत फेमस है बिंदु। और अगर पूछा जाए कि बिंदुवादी कलाकार कौन है? बिंदुवादी कलाकार बेंद्रे हैं। ठीक है। अच्छा, यूरोप में बिंदुवादी कलाकार कौन है? यूरोप में एक आर्ट मूवमेंट चला था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नियो इम्प्रेशनिज्म। नियो इम्प्रेशनिज्म या फिर पॉइंटलिज्म। पॉइंटलिज्म, नियो इम्प्रेशनिज्म या फिर पॉइंटलिज्म कहते हैं। और हिंदी में बिंदुवादी कहते हैं या फिर विभक्तिवादी कहते हैं। इसके जन्मदाता कहे जाते हैं जॉर्ज स्यूरेट। जॉर्ज स्यूरेट। इवन ये आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था पेरिस, फ्रांस में 1884 से लेकर 1906 तक चला। यहाँ की बहुत फेमस और फर्स्ट पेंटिंग रही है 1884 की फर्स्ट पेंटिंग जॉर्ज स्यूरेट की, द बाथर्स। इवन द बाथर्स और भी आर्टिस्ट ने बनाए हैं, लेकिन इस आर्ट मूवमेंट की पहली पेंटिंग थी। हमने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि बिंदु वर्ड आ गया था और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे इसलिए। प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? डब्ल्यू एडिसन, प्रोफेसर जूनियर, स्टुअर्ट पिगार्ड या फिर बीएफ गार्डन? प्रीहिस्टोरिक इंडिया बहुत फेमस है स्टुअर्ट पिगार्ड की। अगर क्वेश्चन में इंडिया ना देकर पूछा जाए प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग किसकी है, बताइए प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक किसकी है? प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक है बाड्रिक की। बाड्रिक की है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब आरंभ होता है? बंगाल स्कूल से, कोलकाता स्कूल से, मद्रास स्कूल से या फिर लखनऊ स्कूल से? बंगाल स्कूल से। बंगाल स्कूल का जो एग्जैक्ट टाइम था वो 1895 टू 1920 ये टाइम रहा है। और अगर चरम पुनरुत्थान पूछा जाए या चरम बंगाल का टाइम पूछा जाए तो 1905 से लेकर 1915 तक का था। 1915 क्यों रहा है 1905 से 1915? जस्ट बिकॉज यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ पर एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे। क्लियर? अच्छा, कोलकाता स्कूल का टाइम बताइए।
अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए। बंगाली स्कूल में वॉश टेक्निक का इन्वेंशन हुआ है, वॉश टेक्निक, ठीक है। इसी के लिए बंगाल स्कूल बहुत फेमस रहा है। चलिए, कोलकाता स्कूल 1854, क्लियर। मद्रास स्कूल 1850, लखनऊ 1911। देखिए, आप लोग बोर तो नहीं होते हैं? मैं चारों ऑप्शंस को लेकर चलती हूँ। अगर कुछ ऐसा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया करूँगी, बस मुझे अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन में शब्द कैंपेन आता है, खेल, संगीत, नृत्य या फिर मिलिट्री? विज्ञापन में कैंपेन शब्द आता है मिलिट्री, मिलिट्री। मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? 1450, 1480, 1550 या फिर 1560? मूवेबल टाइप क्या होता है ये भी आप बताइए। मूवेबल टाइप का इन्वेंशन हुआ है 1450 एडी में, एडी, ठीक है। मूवेबल टाइप बेसिकली ये जैसे मूवेबल, मेरे पास 4 वुडन कोई स्क्रॉल है सेम साइज में, जितने भी स्क्रॉल्स हैं हमने इसमें लिख दिया स्टडी, स्टडी। इससे ये तो सामने ऐसे सीक्वेंस में रखिए, जैसे एस कहीं और रख दीजिए, एस हमने यहाँ रख लिया, डी यहाँ रख लिया, बी वाई यहाँ रख लिया, मतलब ये कि चीज़ों को मूव करें, दैट इज कॉल्ड एट मूवेबल टाइप, ठीक है। मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किसने किया था? 1450 एडी में सर जॉन गुटनबर्ग ने, ठीक है। सर जॉन गुटनबर्ग ने कब इन्वेंशन किया? 1450 एडी में, ठीक है। यूरोप में, कहाँ पे? तो ये भी आपको याद रखना है, यूरोप में, जर्मन में। इवन इससे पहले भी मूवेबल टाइप का इन्वेंशन हो चुका था। इन्होंने धातु मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किया है 1450 में, धातु मूवेबल टाइप का। और 1040 में मिट्टी के मूवेबल टाइप का इन्वेंशन हुआ था। किसने किया था मिट्टी के मूवेबल टाइप का इन्वेंशन? मिट्टी के मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किए थे पेई सेंग, पेई सेंग, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लखनऊ में रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है? रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है? गुलाम मोहम्मद शेख, मदन लाल नागर, केजी सुब्रमण्यम या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? वो फेमस स्कल्प्टर था, ग्लेजिंग टेराकोटा टाइल्स में बनाया गया था सर केजी सुब्रमण्यम के द्वारा। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने निर्मित की? ट्रम्प ऑफ लेबर बहुत फेमस स्कल्प्टर है डीपी रॉय चौधरी की। इन्होंने मरीना बे चेन्नई में भी बनाए थे और नगमा में भी। हेनरी मैटिस का जो पेंटिंग है डांस चित्र, कहाँ पर एग्जिबिट है? डांस पेंटिंग किसकी है? हेनरी मैटिस की, आपको ये भी याद रखना है। और एट द प्रेजेंट टाइम कहाँ पर एग्जिबिट है? 4 ऑप्शंस है, बताइए। चलिए मैं वेट कर लेती हूँ, कमेंट कीजिए। लूव्र म्यूजियम पेरिस में, या फिर म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में, नेशनल गैलरी लंदन या फिर मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क? सो राइट आंसर इज बी, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी हेनरी मैटिस के बारे में। हेनरी मैटिस का डांस बहुत फेमस रहा है। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं इनकी, लाइक बहुत फेमस है हेनरी मैटिस की पेंटिंग जॉय ऑफ लाइफ, जॉय ऑफ लाइफ। रेड स्टूडियो, स्टूडियो से आपको 3 नेम याद रखना है। रेड स्टूडियो इनका है, ग्यूस्टर कॉर्बेट का है आर्टिस्ट स्टूडियो, और मिले ने बनाया है, मिले कह रही, हाँ मिले का भी है, उनका है कलाकार का कार्यकक्ष, और एक है मूर्तिकार का कार्यकक्ष पिकासो का। इस स्टूडियो से याद रखिएगा, 3-4 है, मैं वैसे सिम्बलाइज करके आपको
नेक्स्ट वीडियोस में एक ऐसा वीडियो भी बना दूंगी। हाँ, हेनरी मैटिस की आपको पेंटिंग याद रखनी है, जॉय ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ये एग्जाम में आई हुई है। रेड स्टूडियो भी एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हरा पट्टी, हरा पट्टी, लाल पट्टी, और एक इनका है पियानो का अभ्यास, पियानो का अभ्यास। ये इनकी फेमस पेंटिंग थी हेनरी मैटिस की। अच्छा ये बताइए, हेनरी मैटिस किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? फैविज्म आर्ट मूवमेंट से। फैविज्म आर्ट मूवमेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं फाववाद। फाववाद कला आंदोलन से बिलोंग करते हैं हेनरी मैटिस। हेनरी मैटिस ने टोटल, जैसे ये कला आंदोलन था, यहाँ पे काम कैसा हुआ है, तो देखिए इसके प्रणेता थे पॉल गॉगन। ध्यान रखना है आपको कि फैविज्म कला आंदोलन के प्रणेता थे पॉल गॉगन, जिसे फाववाद और जंगलवाद के नाम से जाना जाता है। ये कला आंदोलन शुरू हुआ था फ्रांस में 1900 से लेकर 1910, केवल 10 साल तक चला, 1900 से 1910 तक फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, 20वीं शती के प्रथम आंदोलन माना जाता है। इसके जनक थे हेनरी मैटिस। फैविज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर हैं हेनरी मैटिस। नामकरण लुई बाक्सेल्स ने किया। अगर पूछा जाए नामकरण किसने किया, तो आपको ये याद रखना है, लुई बाक्सेल्स में, बाक्सेल्स ने, लुई बाक्सेल्स ने इनका नामकरण किया। 1930 ईस्वी में सैलम द ओटम प्रदर्शनी हुई थी 1903 में। कितने साल बाद? 1900 में ये स्टार्ट हुआ और 1903 में यहाँ पे एक एग्जीबिशन हुई सोलम द ऑटम नाम से। पूर्व के बाद ये हटकर जंगली जैसा, मतलब यहाँ पे काम बेसिकली जंगली, फाववाद में रंगों का ज़्यादा यूज़ किए थे, और चित्र बनाते समय खुश होते थे तो अच्छे कलर सप्लाई करते थे, सैड होते तो डल कलर सप्लाई करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा जो पेंटिंग सर्वाधिक जंगलवादी कलाकार रहे हैं मॉरिसन, बिलांग, ये सबसे ज़्यादा जंगलवादी फाववादी कलाकार कहे जाते हैं। फाववाद के कलाकार शरीर से मजबूत थे तथा संगीत प्रेमी थे। आपको सिंपल तरीके से बस इतना ध्यान में रखना है कि फैविज्म आर्ट मूवमेंट में कलर्स को ब्राइट यूज़ किया गया है, और कलर्स वो जब हैप्पी हैं तो हैप्पीनेस वाले कलर्स यूज़ किए, और सैड है तो सैडनेस वाले। दैट्स ऑल। हाँ, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। टोटल 3 एग्जीबिशंस हुई थी। आपको ये याद रखना है कितनी एग्जीबिशंस हुई? 3 एग्जीबिशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले एक बात और बताऊंगी कि यहाँ पर पेंटिंग्स जो थी वो ब्राइट बनाई गई है, प्योर कलर्स यूज किए गए हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ये इसी की प्रधानता है, रंग की प्रधानता थी यहाँ पर, रंग की प्रधानता, रंग की प्रधानता। और सबसे ज्यादा जंगलवादी कलाकार मॉरिसन, ब्लांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे हमने सब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, बस आर्टिस्ट नहीं बताई थी, तो आर्टिस्ट को भी याद रखिएगा। राउल डफी, आंद्रे देरे, हेनरी मैटिस और मॉरिसन ब्लांक यहाँ के फेमस आर्टिस्ट हैं। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम बताइए। न्यूज़पेपर बंगाल गजट। डेविड ओगिलवी, प्रहलाद कक्कर, जेम्स ऑगस्टन या फिर A.W. अय्यर। बंगाल गजट के फाउंडर थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की। फादर ऑफ एडवर्टाइजमेंट कौन थे? विज्ञापन के पितामह प्रहलाद कक्कर थे, डेविड ओगिलवी, प्रसून जोशी या फिर अलेक्जेंडर। फादर ऑफ एडवर्टाइजमेंट डेविड ओगिलवी। नेट जेआरएफ का फेवरेट क्वेश्चन, जब भी आपने सॉल्व किया होगा काफी बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। मेघदूत किसकी चित्र श्रृंखला रही है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मेघदूत की रचना किसकी किसकी चित्र श्रृंखला रही है। कमेंट कीजिए, देखते हैं आप लोगों को कितने कितने लोगों का याद है नेम। कालिदास की चित्र श्रृंखला है मेघदूत, बहुत फेमस है। असित कुमार हल्दर और हरिहर लाल मेड ने भी बनाया। शैलेंद्रनाथ डे के स्टूडेंट शैलेंद्रनाथ डे ने भी बनाया। इवन उनके स्टूडेंट, क्या नाम था उनका, राम गोपाल विजयवर्गीय ने भी बनाए हैं। और इन चारों की सबसे अच्छी बात यह है कि फेमस भी रही है, तो आपको एग्जाम में
क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो। भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम, पहले आप बताइए षडांग क्या होते हैं। पंडित यशोधर की पुस्तक है जयमंगला। जयमंगला जयमंगला में 6 लिम्स ऑफ षडांग के बारे में डिस्कशन मिलता है। और ये षडांग क्या है, तो ये पेंटिंग करने का एक रूल है। जैसे फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट होता है, फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट, उसके 2 पार्ट्स होते हैं ना, 2 पार्ट्स। पहला तो होता है पहला होता है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को टूल्स ऑफ आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। टूल्स ऑफ आर्ट, इवन एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को हिंदी में बोलते हैं तत्वों के सिद्धांत। तत्वों के सिद्धांत, क्लियर, तत्वों के सिद्धांत। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट किसे कहते हैं, संयोजन के सिद्धांत को। संयोजन के सिद्धांत को फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया जाता है। फंडामेंटल्स में बताया जाता है तत्वों के सिद्धांत, और एलिमेंट्स प्रिंसिपलों के सिद्धांत, संयोजन के सिद्धांत। दैट मीन्स प्रिंसिपल और एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में बेसिक, जब बीएफए में इनरोल्ड होते हैं तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में तो डेमोस्ट्रेट किया जाता है कि आपको फंडामेंटल्स पता होनी चाहिए। बेसिक फर्स्ट यूनिट में, मतलब फर्स्ट ईयर के यूनिट फर्स्ट में ही होता है कि फंडामेंटल्स होता क्या है। तो एक्चुअल में जो फंडामेंटल्स होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स और प्रिंसिपल। देखिए मैं यहाँ पे इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पहले बताऊंगी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, लाइन, कलर, टेक्सचर, शेप, स्पेस एंड फॉर्म। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस एंड रिद्म। मीन्स सबसे पहले जब हम एक कैनवस लेते हैं, हमने एक कैनवस लिया, एक सेकेंड रुकिए। सबसे पहले जब हम एक कैनवस ले लेते हैं तो कैनवस पे सबसे पहले लाइंस के थ्रू क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं रेखा के द्वारा। फिर क्या करते हैं, कलर्स अप्लाई करते हैं, प्यारा प्यारा सा कलर्स लैंडस्केप में फिल करते हैं। टेक्सचर, शेप, स्पेस एंड फॉर्म। सबसे पहले कलाकार का कार्यकक्ष लिया जाता है चित्र करने के लिए। जब हमने कलाकार का कार्यकक्ष ले लिया, मीन्स स्पेस ले लिया, तो उसके बाद हम एक रेखा के द्वारा रूप का क्रिएट करते हैं, मतलब लाइंस के थ्रू हम एक शेप को क्रिएट करते हैं। उस शेप में फिर हम कलर्स को अप्लाई करते हैं। देन जब कलर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक टेक्सचर निकल के आ जाएगा, एक पोत निकल के आएगा, ठीक है। और उसके बाद एक फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। ऐसा होता है जब आप पेंटिंग बनाइएगा, नोटिस कीजिएगा, इस तरह के रूल्स को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ये क्या था, ये प्रोसेस था पेंटिंग करने का। अब ये क्या है, षडांग क्या है, हमने इसलिए डिस्कस किया कि जब आपको फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट पता है तो आप इसको ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रूपा भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्यम, वर्णिका भंग। 6 लिम्स ऑफ षडांग होते हैं जिसे षडांग कहा जाता है। 6 लिम्स ऑफ षडांग। रूपा भेदा, सबसे पहले आपने रूप का क्रिएशन किया लाइन के थ्रू, उसमें एक रूपा भेदा क्लियर हुआ। नेक्स्ट है प्रमाणा, उसमें मेजरमेंट किए प्यारा सा लैंडस्केप बनाने के लिए। भाव, एक भाव निकल के आया, पेंटिंग में जो हम बना रहे हैं उसमें एक भाव दिखाई दिया। लावण्य योजना, ग्रेसफुल ब्यूटी, अट्रैक्शन, की जो पेंटिंग बना रहे हैं हम उसमें कितना अट्रैक्टिव फॉर्म की व्यूवर्स देख के मेरी पेंटिंग्स को बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाए, बोले वाह कितनी प्यारी पेंटिंग्स है, तो उसे बोला जाता है लावण्य योजना। नेक्स्ट वन इज सादृश्यम। सादृश्यम दैट मीन्स सिमिलैरिटी, समानता। जब हम कोई भी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप बना रहे होंगे, लाइक आप कोई भी बैठा हो XYZ सामने, उसे देखकर बना रहे होंगे, तो क्या होना चाहिए, एज एक आर्टिस्ट की क्वालिटी होनी चाहिए कि उसकी सिमिलैरिटी को शो करे। नेक्स्ट वन इज वर्णिका भंग, ए पैलेट ऑफ कलर स्कीम। कलर स्कीम जैसा हमें दिख रहा है, जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं एज इट इज, कलर स्कीम को अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड एट वर्णिका भंग। फंडामेंटल्स के साथ साथ षडांग भी एक पेंटिंग करने की टेक्निक है। आई विश आपको अच्छा लगा होगा एक्सप्लेनेशन और आपको समझ भी बहुत अच्छे से आ गया होगा, मुझे यकीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरूच स्तूपों का काल क्या था? सुंग काल, गुप्त काल, चालुक्य काल या फिर चंदेल काल? भरहुत स्तूप का जो काल था वो सुंग काल था। अब भरहुत की खोज किसने की थी? कनिंघम ने।
नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? शिष्य दैट मीन्स किसके स्टूडेंट थे? नंदलाल बोस अवनीनाथ टैगोर के प्रिय शिष्य थे। प्रिय शिष्यों में नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर को इंक्लूड किया जाता है। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस को। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टर्स के लिए विख्यात है? लिथोग्राफी पोस्टर्स के लिए कौन जाना जाता है? एडवर्ड माने, जूल्स चेरेट, एडवर्ड डिगास या फिर ऑगस्टे रॉडिन? लिथोग्राफिक पोस्टर्स के लिए बहुत फेमस थे जूल्स चेरेट। अब बाकी एडवर्ड माने, डिगास, रिनॉयर ये लोग बिलोंग करते हैं इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रभाववाद। प्रभाववाद बेसिकली प्रभाववाद में कैसा काम हुआ है? ये आर्ट मूवमेंट फ्रांस में चला था। शुरुआत हुई थी फ्रांस में 1870 से लेकर के 90 तक, पूरे 20 साल तक चले थे। क्लियर? प्रभाववाद के जनक कहे जाते हैं क्लाउड मोनेट को। क्लाउड मोनेट, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है मोने। हिंदी में मोने कहा जाता है, क्लाउड मोनेट को मोने। ठीक है, ये जन्मदाता थे। और बेसिकली यहाँ पे विबग्योर कलर्स में पेंटिंग्स बनाई गई है। विबग्योर कलर्स तो आपको पता ही है, इसका खोज किए थे 1660 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, एक प्रिज्म था, प्रिज्म, और यहाँ से सूर्य की रोशनी आ रही थी, यहाँ से रेज ऑफ लाइट्स निकल रहे थे, जिससे विबग्योर कलर्स क्लियर डिपिक्ट हुए थे। और इसका खोज 1660 में हुआ था। विबग्योर कलर का ऐसा कहा जाता है कि यूज इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट ने किया है, देखने को मिल जाएगा इस तरह का कलर्स। इवन ब्रोकन कलर्स का भी यूज किए हैं। ब्रोकन कलर्स क्या होता है? जिसे हिंदी में बोलते हैं भंग वर्ण। भंग वर्ण, ब्रोकन कलर दैट मीन्स भंग वर्ण। जब आप पेंटिंग कर रहे होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, जब आप स्काई बनाते हैं तो पहले स्काई में सपोज कैनवस ले लिए, फिर कोई पेपर, स्काई में जब कलर्स फिल करते हैं ब्लू, तो ब्लू से जब हम वाइट का कलर देते हैं, या फिर कोई जब नीचे आते हैं कोई नेक्स्ट कलर यूज करते हैं, तो दो कलर जब मिक्स होते हैं कोई थर्ड कलर शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एट भंग वर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली फेमस रहा है इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट लैंडस्केप्स के लिए। आउटडोर लैंडस्केप्स करते थे आर्टिस्ट। नेक्स्ट है, जूट माध्यम से मूर्तिकला के प्रयोग कौन करते थे? कौन करता था जूट का यूज अपनी पेंटिंग्स में? और इस टेक्निक को कहा क्या जाता है, किस नेम से जाना जाता है? माइक्रोमा टेक्निक के नेम से जाना जाता है। माइक्रोमा टेक्निक, इसके लिए बहुत फेमस है आर्टिस्ट मृणालिनी मुखर्जी, विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी, और इनकी मदर थी लीला मुखर्जी। लीला मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ है। एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लो कॉस्ट डिस्प्ले, लिक्विड कैडमियम डिस्प्ले, या फिर लो कंजम्पशन डिस्प्ले? सो राइट आंसर इज ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। किसी अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र दैट मीन्स म्यूरल पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाए थे। म्यूरल कहाँ बनाए थे? पेरिस में यूनेस्को इमारत पर। कौन बनाया था? जॉन मीरो, सैल्वाडोर डाली, रेनी मैग्रेट, या फिर पॉल देल्वा? इस तरह का म्यूरल बनाए थे जॉन मीरो। ठीक है, बहुत फेमस म्यूरल है जॉन मीरो की, द वॉल ऑफ द मून। आपने एज इट इज ये वाला जेआरएफ में भी क्वेश्चन देखा होगा, सेम पूछा गया है कि द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत में बनाया गया था। किसने बनाया? जॉन मीरो ने। अच्छा, सैल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से बिलोंग करते हैं? और रेनी मैग्रेट, ये दोनों सरियलिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। सरियलिज्म आर्ट मूवमेंट दैट मीन्स अति यथार्थवाद
अति यथार्थवादी कलाकार हैं। अति यथार्थवाद 1924 से लेकर 45 तक चला था फ्रांस पेरिस में। कहाँ स्टार्ट हुआ? फ्रांस पेरिस में। बेसिकली यहाँ पर काम कैसा हुआ है तो देखिए, अति यथार्थवादी सरलिस्ट आर्टिस्ट ने ड्रीमी लाइफ को कैप्चर किया है, फैंटेसी को कैप्चर किया है, जो एक्चुअल लाइफ में नहीं होती है, इस तरह के पेंटिंग्स को बनाए थे। इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है सैल्वाडोर डाली की द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। और दूसरी पेंटिंग है द बर्निंग जिराफ, द बर्निंग जिराफ। और एक बहुत फेमस पेंटिंग है इनकी मेल्टिंग वॉच, मेल्टिंग वॉच। ये तीनों बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट आर्टिस्ट कह रही हूँ। बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? बाघ की गुफाएं किस जनपद में हैं? दमोह जनपद, रीवा जनपद, सतलाम जनपद या फिर धार जनपद? बाघ की गुफाएं धार जनपद में हैं। ठीक है, बाघ की गुफा की खोज कब हुई थी, किसने की थी? 1828 में डेंजरफील्ड ने, डेंजरफील्ड ने। और बाघ में टोटल 9 केव्स हैं, 9 गुफाएं। ठीक है, कितनी केव्स हैं? 9 गुफाएं हैं। बाघ की गुफा नंबर 2 से सुबंधु का ताम्रपत्र मिला, सुबंधु का ताम्रपत्र। बाघ की गुफा में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि यहाँ पे जो 9 गुफाएं हैं उनका नाम क्या क्या है। गृह गुफा, 5 पांडव, हाथी खाना, रंग महल, पाठशाला। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, मैंने मतलब याद कर रही थी तो एक ट्रिक बनाई कि सबसे पहले जब हम लोग घर में एंट्री करते हैं, ये हमारा गृह है, गृह गुफा में कौन एंटर किया? 5 पांडव। कितने पांडव? 5 पांडव। गृह गुफा 5 पांडव। उसके बाद हम पांचों पांडव किस पे बैठ गए? एक हाथी पे बैठ गए। हाथी पे बैठने के बाद उन्होंने क्या किया? पहले गृह गुफा में एंटर किए, 5 पांडव थे, फिर हाथी खाना, हाथी पे बैठ गए, दैट मीन्स हाथी खाना। चौथा क्या किए? रंग महल, पूरे घर को कलर करना, रंग महल, महल को रंग दिए, चौथा हो गया रंग महल। पांचवा पाठशाला, जब सब लोगों ने अच्छे से पेंटिंग वगैरह कर लिया, फिर बैठ के सब लोग पाठशाला पढ़ने लगे। सॉरी, गृह गुफा, 5 पांडव, हाथी खाना, रंग महल एंड द पाठशाला। उसके बाद जो कुछ केव 7, 8, 9 जो बचते हैं उनका नामकरण नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से बंद था। तो इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं तो इसी तरह से अचानक से मेरे माइंड में आया कि ऐसे ऐसे कंपोज कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोणार्क किस देवता का मंदिर है? कोणार्क किस देवता का मंदिर है? ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, सूर्य जी का या फिर शिव जी का? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क में ही छुपा हुआ है कोणार्क का सूर्य मंदिर, अर्थात सूर्य देवता का मंदिर है। मंदिर में सूर्य जी हैं, सूर्य जी की मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पर है? द्रौपदी रथ एलोरा में, पुरी में, हम्पी में या फिर महाबलीपुरम में? द्रौपदी रथ है महाबलीपुरम में, पल्लव काल का है, 6ठी शताब्दी। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? ये तो काफी फेवरेट क्वेश्चन आप लोगों का रहा होगा, लास्ट क्लास में इतना लंबा चला था, मुगल शैली। काफी कमेंट्स आ रहे थे, लोग बहुत बोर हो गए, मुगल डायनेस्टी कुछ लंबा भी था। चलिए देख लीजिए, बाबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? बताइए। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया। सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे, किसने बनाए थे भित्ति चित्र सिस्टाइन चैपल में? और सिस्टाइन चैपल का साइज क्या है? चैपल का मतलब ही होता है गिरजाघर। क्या होता है? गिरजाघर। ठीक है, चैपल का मतलब गिरजाघर। और सिस्टाइन चैपल, जैसे ये हो गया चैपल, इसका साइज क्या था? 10,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट। आपको ये साइज भी याद रखना है कि 10,000 स्क्वायर फीट में माइकल एंजिलो ने सिस्टाइन चैपल पे म्यूरल बनाए थे। म्यूरल किस टेक्निक में? फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक, दैट मीन्स गीली भित्ति पर
ऑन द स्पॉट जो कंप्लीट करना होता है। फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक स्टार्ट भी हुआ था हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट के थ्रू 14th सेंचुरी इटली में। म्यूरल बनाए थे सिस्टाइन चैपल पर, भित्ति से चित्र पर। पूछा जाता है किस पर, तो सीलिंग पर। सीलिंग किसे कहते हैं? देखिए वॉल तो आपको पता है, वॉल जो हमारा दीवार होता है, वॉल ये वाला होता है, और जो ये ऊपर जब छत बन जाता है इसे ही सीलिंग कहते हैं। तो सीलिंग पे म्यूरल बनाए थे फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में माइकल एंजेलो, और 300 फिगर्स का यूज किए थे। इस सीलिंग पर जो फिगर्स बनाए थे टोटल 300 फिगर्स थे। किसी किसी बुक में 359 भी लिखा हुआ था, 300 को ज्यादा चांसेस दिया गया कि वो करेक्ट है। सत्यजीत रॉय की फिल्म द इनर आइज संबंधित है जैमिनी रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी के लाइफ पर सत्यजीत रॉय ने मूवी बनाई थी द इनर आइज, जस्ट बिकॉज ब्लाइंड हो गए थे कुछ टाइम के बाद विनोद बिहारी मुखर्जी, इसलिए। गीता कपूर कौन है? चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर या फिर इतिहासकार तथा कला समीक्षक। गीता कपूर वॉज ए फेमस आर्ट हिस्टोरियन एंड आर्ट क्रिटिक। इस तरह का क्वेश्चन देखकर अच्छा लगता है। बहुत सारे क्वेश्चंस 2013 में ऐसे हैं जो जेआरएफ में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक कौन थे? टीचर लोरेंजो गिबर्टी, डोनातेल्लो, वेराशियो, जॉर्जियो वसारी। अच्छा कौन कौन बताइए 2023 वाला जेआरएफ के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये भी फॉर्म आपने अप्लाई किया है। मैं वेस्टर्न आर्ट सोच रही थी स्टार्ट करने के लिए। वेस्टर्न आर्ट कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि मैं वेस्टर्न आर्ट ब्रीफली एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँ थ्योरी के साथ, या फिर एमसीक्यू सिर्फ क्वेश्चंस कराऊँ? कमेंट कर सकते हैं आप। अरे ये क्वेश्चंस तो स्किप ही कर दी। हाँ, लियोनार्डो दा विंसी के टीचर कौन थे? वेराशियो थे। वेराशियो बिलोंग करते हैं अर्ली रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट से। अर्ली रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट का टाइम था 1400 टू 1600 तक चला था रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट, और अर्ली रिनेसा का टाइम था 1400 से लेकर 1430 तक का। कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देवता की प्रतिमाएं किसकी बनी हुई हैं? ब्लैक काला क्लोराइड का, ब्लैक क्लोराइड की बनी हुई है। किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किए? स्कूल ऑफ एथेंस वेटिकन पुस्तकालय वेटिकन म्यूजियम में बनाई गई है 1508-9 से 12 तक में। किसने बनाया? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंसी, टिशियन या फिर रफेल ने? आर्टिस्ट लियोनार्डो, सॉरी क्या कर रही हूं मैं, हाँ रफेल ने। रफेल की बहुत फेमस है स्कूल ऑफ एथेंस। ब्लू राइडर नाम के नौ आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? नौ आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? ब्लू राइडर। थोड़ा सा ब्लू राइडर के बारे में भी आपको बताऊंगी। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो बताइए। राइट आंसर इज सी, वैस्ली कंडेंस्की। सबसे पहले ब्लू राइडर के बारे में जानने से पहले आपको एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन स्टार्ट हुआ था जर्मन में। कहाँ पर शुरू हुआ यह भी याद रखना है, जर्मन में। इस कला आंदोलन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। पहले तो अभिव्यंजनावाद की खोज मुंक ने की थी, एडवर्ड मुंक ने 1904 में। उसके बाद अभिव्यंजनावाद के 2 भाग हो गए। एक था ड्राई ब्रूकले ड्रेस्टन शहर में चला था, ड्रेस्टन शहर में 1905 से लेकर 12 तक, ठीक है। दूसरा था ब्लू राइडर ग्रुप
1912 से लेकर 14 तक चला था ये कला आंदोलन, ब्लू राइडर ग्रुप। ठीक है, कहाँ पर शुरू हुआ? म्यूनिक में। म्यूनिक और ड्रेस्टन ये किसका पार्ट है? तो ये दोनों जर्मन का ही पार्ट है, क्योंकि जर्मन के ही तो पार्ट को दो भागों में बांटा गया है, जर्मन अभिव्यंजनावाद के। यहाँ तक क्लियर हो गया? इस कला आंदोलन के जन्मदाता कौन थे मैंने ये भी बता दिया, और ये मैं जितना एक्सप्लेन की हूँ ये बिल्कुल आपके जुबान पे होना चाहिए, इस तरह का आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क की अभिव्यंजनावाद, दैट मीन्स एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म नेम से ही पता चल रहा है एक्सप्रेशन के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स एक्सप्रेशन को कैप्चर किया गया है इस कला आंदोलन में। ठीक है, किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंट के रूप में आरंभ किया था? सिनेमा पोस्टर और कट आउट के पेंट के रूप में बहुत फेमस थे आर्टिस्ट एमएफ हुसैन। एमएफ हुसैन बिलोंग करते हैं पैक ग्रुप से, पैक ग्रुप के मेंबर रहे हैं। इवन पैक ग्रुप के फाउंडर जन्मदाता एसएच रजा थे। ये कला आंदोलन 1947-48 के टाइम ड्यूरेशन समथिंग स्टार्ट हुआ था। यामिनी रॉय की प्रसिद्ध कृति मदर एंड चाइल्ड, माँ और शिशु का मीडियम बताना है, किस मीडियम में ये बनाई गई है? मदर एंड चाइल्ड। कैनवस पर ऑयल कलर में, कैनवस पर टेम्परा टेक्निक, या फिर दोनों सही है? उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, जल्दी बताइए। देखिए जैमिनी रॉय का क्वेश्चंस बहुत इजीली तरह से आप लोग एग्जाम में ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये फोक आर्ट के लिए बहुत फेमस थे, और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो पेंटिंग बनाई है वो टेम्परा टेक्निक, ऑल्दो ये टेम्परा टेक्निक के लिए बहुत फेमस थे। कहा जाता है, इनको पूछा जाता है कि यामिनी रॉय क्यों फेमस रहे थे? टेम्परा टेक्निक के लिए फेमस रहते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चंस आपको इस तरह का देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग में मीडियम पूछा जा रहा है कि इन्होंने किस मीडियम का यूज़ करके मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग बनाई। यामिनी रॉय की जो मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग है, माँ और शिशु, इन्होंने कैनवस में भी बनाई, इवन टेम्परा टेक्निक ऑन कैनवस और ऑयल कलर ऑन कैनवस, दोनों मीडियम्स को चूज किया है इन्होंने, एक ही में नहीं चूज किए हैं, मतलब दोनों मीडियम को यूज कर करके अलग अलग दो पेंटिंग्स बनाए हैं। दैट मीन्स दोनों विकल्प में से ए और बी दोनों सही है। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी, कहाँ पर खुली थी? दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, या फिर कोलकाता में? भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ पर खोली गई थी? भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी मुंबई में ओपन हुई है। लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? डेप्थ पर इंचेस, दैट मीन्स डीपीआई, डीपीआई कहते हैं। डॉट पर इंच फुल फॉर्म है। पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ पर है? पद्मपाणि बोधिसत्व बहुत फेमस म्यूरल पेंटिंग है, अजंता में बनाई गई है, केव नंबर 1 में, केव नंबर 1 में बहुत फेमस रही है, हैंड में ब्लू लोटस लिए हुए। अच्छा देखिए अजंता केव्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट गुफा है ये, यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका निर्माण हुआ है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। इवन टोटल 30 केव्स हैं, 30 गुफाएं। पहले 29 केव्स थी, बाद में 15 करके एक गुफा का इन्वेंशन हुआ, फिर टोटल 30 हो गई। कहीं पर 29 और कहीं पर 30 राइट क्वेश्चंस में सही कराया गया है, लेकिन अगर ऑप्शन में एग्जामिनेशन हॉल में 29 और 30 दोनों होगा ऑप्शन में, तो आप नियर अबाउट 30 को टच कीजिएगा, 29 को नहीं, क्योंकि बाद में एक और गुफा मिली है। और अगर 30 ऑप्शंस में नहीं होगा तो खैर मजबूरी में तो 29 ही सही करना होगा, है ना। चलिए देखिए ये गुफा में पूरी 30 गुफाएं थी, अजंता गुफा में 30। और किस नदी के किनारे है? तो ये जो नदी है ये है बघौरा नदी, बघौरा नदी के किनारे, महाराष्ट्र औरंगाबाद में, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। यहाँ पे एक
केव नंबर 4 है जो सबसे बड़ा विहारा कहा जाता है। केव नंबर 9 हीनायान महायान दोनों से संबंधित है। केव नंबर 29 सबसे बड़ी चैत्य कही जाती है। और अगर आपका अजंता केव तैयार नहीं है, ये अजंता केव से आपको 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा। तो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है तो आप मेरे एक वर्ल्ड आर्ट प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा, थंबनेल में अजंता गुफा लिखा हुआ है, वहां पर मैंने डिस्क्रिप्शंस के साथ एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आप वो प्लेलिस्ट का एक वीडियो भी देखेंगे, डेफिनेटली मुझे यकीन है आप पूरे वीडियोस देखेंगे, क्योंकि मैंने टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट मटेरियल्स वहां पर प्रोवाइड किए हैं। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी का संबंध बताना है किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़ से? कलमकारी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। और कलमकारी क्या है आंध्र प्रदेश की? तो ये एक फोक आर्ट है। फोक आर्ट दैट मीन्स एक लोक कला है जो क्लॉथ पे की जाती है, क्लॉथ या फैब्रिक पे। सेरीग्राफी किसका टेक्निकी नाम है सेरीग्राफी। सेरीग्राफी बेसिकली सिल्क स्क्रीन का टेक्निकी नेम है। सेरीग्राफी क्या होता है? तो सिंपल तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएं तो मैं नहीं चाहती हूँ आपके क्वेश्चंस एक भी मिस हो एग्जामिनेशन हॉल में। सेरीग्राफी देखिए एक सिल्क स्क्रीन का प्रोसेस है। प्रिंट मेकिंग का जो पार्ट होता है, प्रिंट मेकिंग का देयर आर 4 पार्ट्स, उसके 4 होते हैं। कौन कौन से वो 4 पार्ट होते हैं? सबसे पहले देखिए हो जाएगा रिलीफ, दूसरा है इंटैग्लियो, ठीक, इंटैग्लियो, तीसरा है प्लेनोग्राफी एंड द लास्ट वन इज सेरीग्राफी। देखिए जिसको आता है उसका बहुत अच्छी बात है, उसकी रिवीजन हो जाएगी, और जिसे नहीं पता है उसे कुछ न्यू आज सीखने को मिलेगा। रिलीफ, इंटैग्लियो, प्लेनोग्राफी एंड सेरीग्राफी। रिलीफ के 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? याद रखना है 2। कौन कौन से? पहला है लिनो कट, दूसरा है वुड कट। लिनो कट में ऑफ कोर्स आपने बीएफए सेकेंड ईयर में लिनो कट या फर्स्ट ईयर में बनाए होंगे जरूर। लिनो कट एक लेदरिंग लाइक लेदर का होता है, इस तरह का एक शीट, लेदर शीट होती है लिनो कट की ब्लैक कलर की, उसमें इंग्रेव करते हैं, ड्राइंग करने वाइट कलर की पेंसिल से ड्राइंग की जाती है, प्यारे से इंग्रेव करते हैं, मीन्स रिलीफ टेक्निक है। दूसरा है वुड कट, ये दोनों सेम प्रोसेस में ही वर्क होता है। सेकंड है इंटैग्लियो। इंटैग्लियो जो होता है देयर आर 7 प्रोसेस। इंटैग्लियो के कितने पार्ट हैं? 7 पार्ट हैं। कौन कौन से वो हैं? प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वा टिंट, मेजो टिंट, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी। प्लेट इंग्रेविंग 1400 आई थिंक 1430 का है। ड्राई पॉइंट 1480, एचिंग अम्लांकन 1500 का है। टाइम ड्यूरेशन एक्वा टिंट का है 1668, मेजो टिंट 1772। फिर विस्कोसिटी और कोलोग्राफी का टाइम है 1955 का और विस्कोसिटी 1950 का। ये एग्जैक्ट टाइम रहा है जब इनका इन्वेंशन हुआ था। थर्ड हो गया प्लेनोग्राफी, दैट इज कॉल्ड लिथोग्राफी। इसमें लिथोग्राफी इंक्लूड हो जाता है। 2 प्रोसेस है इसके अंदर, 2 पार्ट है, एक लिथोग्राफी है और सेकंड है ओलियोग्राफी। 2 पार्ट है। लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? सर सनेफेल्डर ने 1798 में। क्लियर। फिर लास्ट है सेरीग्राफी, जिसे सिल्क स्क्रीन के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने बिल्कुल ऊपर का बेसिक पार्ट बताया हुआ है, इसके अंदर तो प्रोसेस वगैरह लाइक जेआरएफ का प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है, उसका मैं बिल्कुल अलग से एक ब्रीफली वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूंगी। लेकिन अभी बस आप बिल्कुल मेन चीज़ें, जो मेन कंटेंट होता है कंटेंट स्मार्ट स्टडी के लिए, बस ये सारे कंटेंट पे फोकस कीजिए कि इसके इतने इतने पार्ट्स हैं। अगर पूछा जाए कि प्लेट इंग्रेविंग किसका पार्ट है और ऑप्शन में दे दिया जाए सिल्क स्क्रीन, वुड कट, इंटैग्लियो, लिथोग्राफी, तो आप आंख बंद करके सही कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये इंटैग्लियो का पार्ट है। बस इसी तरह से जेन्युइन क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा घबराने की भी बात नहीं है, और प्रोसेस पता होने से ये होता है ना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है? ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया?
देखिए यहाँ पे ऑप्शंस नहीं था, मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ, ऑप्शंस नहीं था, देन यहाँ पर राइट आंसर हुआ है फ्रेंच मार्क। इवन फ्रेंच मार्क ने ब्लू राइडर ग्रुप नहीं चित्रित किया है, ब्लू राइडर ग्रुप चित्रित किए थे वेस्ली कंडेंस्की। वेस्ली कंडेंस्की कब किए थे, किसी को पता है कब किए थे? कमेंट कीजिए। 1903 में किए थे। 1903 में ब्लू राइडर ग्रुप पेंटिंग चित्रित किए थे म्यूनिक शहर में वेस्ली कंडेंस्की। देखिए जर्मन में बेसिकली ब्लू राइडर ग्रुप स्टार्ट हुआ था 1912 में, और इन्होंने 1903 में, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता देती हूँ जिससे आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। देखिए फ्रेंच मार्क जो थे, फ्रेंच मार्क का लगाव घोड़ों से अधिक था, लेकिन वेस्ली कंडेंस्की का लगाव घुड़सवारों से अधिक था, तो इन्होंने ब्लू हॉर्स बनाए हैं। अगर यहाँ ब्लू हॉर्स दिया होता तो फ्रेंच मार्क करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन पहले ही एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि फ्रेंच मार्क का लगाव घोड़ों से था, लेकिन कंडेंस्की का लगाव घुड़सवारों से था। दोनों ने नीला रंग बहुत ज्यादा यूज किया है, दोनों की ब्लू कलर्स की फेमस है, ब्लू कलर ब्लू कलर। इनकी पेंटिंग बताते हैं, फ्रेंच मार्क की पेंटिंग, नीला घुड़सवार लाइक हॉर्स, रेड हॉर्स, ब्लू हॉर्स, जितने भी हॉर्स से रिलेटेड है वो पेंटिंग फ्रेंच मार्क ने बनाया है। नेक्स्ट है वेस्ली कंडेंस्की। वेस्ली कंडेंस्की ने ब्लू राइडर ग्रुप चित्रित किया था 1903 ईस्वी में। सबसे पहले देखिए होता क्या है, ये कला आंदोलन 1912 में शुरू होता है म्यूनिख जर्मन में। म्यूनिख जर्मन कहाँ पर? म्यूनिख जर्मन में शुरू हो जाता है। ब्लू राइडर ग्रुप वेस्ली कंडेंस्की के द्वारा, जो वेस्ली कंडेंस्की ने 1903 में ये पेंटिंग बनाए थे, इसी पेंटिंग के नाम से ब्लू राइडर ग्रुप का इन्वेंशन हुआ था। फ्रेंच मार्क का लगाव घोड़ों से अधिक था, वेस्ली कंडेंस्की का लगाव घुड़सवारों से अधिक था, मीन्स राइडर से अधिक था, राइडर से, ठीक है। उसके बाद 1914 से 18 तक जर्मनी में एक विश्व युद्ध हुआ था, सक्रिय हुआ, लाइक ये कह लें कि एक सेकेंड, वर्ल्ड वॉर का रिवॉल्यूशन रहा था यहाँ पर। आपको पता ही है कि जब जर्मन में आर्टिस्ट ये कला आंदोलन चला रहे थे तो एक वर्ल्ड वॉर का रिवॉल्यूशन था यहाँ पर। तो 1903 में नामकरण हो गया था, 1903 में नामकरण हुआ था। उसके बाद 1921 से 31 तक 1921 to 31, 1921 से 31 तक बाहाउस में काम किए थे। कौन काम किया था बाहाउस में? वेस्ली कंडेंस्की के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस वक्त। वेस्ली कंडेंस्की ने 1921 से 31 तक बाहाउस में काम किए। उसके बाद 1923 में 1923 में न्यू ग्रुप द ब्लू फोर का इन्वेंशन किए। कौन सा ग्रुप? द ब्लू फोर। द ब्लू फोर का 1923 में इन्वेंशन किए थे वेस्ली कंडेंस्की। देखिए मैं सीक्वेंस से जा रही हूँ, नोटिस करते रहिएगा। 1921 से 31 तक बाहाउस में काम किए। 1923 में इन्होंने एक न्यू आर्ट मूवमेंट क्रिएट किया जिसका नाम था न्यू ग्रुप। इस ग्रुप का नाम था, न्यू ग्रुप का, द ब्लू फोर ग्रुप, द ब्लू फोर। उसके बाद वेस्ली कंडेंस्की मॉस्को रूस में एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट के लिए फेमस रहते हैं। वेस्ली कंडेंस्की को फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट भी कहा जाता है, मीन्स अमूर्त कला का जन्मदाता। उसके बाद 1896 ईस्वी में वेस्ली कंडेंस्की म्यूनिक स्टडी करने के लिए आते हैं। कहाँ स्टडी करने जाते हैं? म्यूनिक। जैसे बहुत सारे लोग हैं कहीं दूर स्टडी करने जाते हैं, लाइक हमने कहीं और से स्टडी किया, आपने कहीं और से हॉस्टल वगैरह लेके रहते हैं ये कई रूम। तो जैसे इन्होंने, वेस्ली कंडेंस्की ने मॉस्को रूस में आकर, मॉस्को रूस से म्यूनिक आकर स्टडी कर रहे थे। मॉस्को रूस से ना बिलोंग करते हैं वेस्ली कंडेंस्की, तो ये म्यूनिक आकर के स्टडी अपना किए। 1896 में स्टडी के लिए आए थे। उसके बाद उन्होंने 1896 में स्टडी करते ही करते 1903 में एक पेंटिंग का इन्वेंशन किए जिस पेंटिंग का नाम था ब्लू राइडर, ठीक है। उसके बाद वेस्ली कंडेंस्की ने 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में वेस्ली कंडेंस्की ने 9 कलाकार मंडल न्यू आर्टिस्ट एसोसिएशन का इन्वेंशन किए। 1912 ईस्वी में वेस्ली कंडेंस्की ब्लू राइडर ग्रुप का इन्वेंशन करते हैं, मीन्स इसी कला आंदोलन का इन्वेंशन करते हैं। उसके बाद 1914 ये ग्रुप कब तक चला था? 1912 से लेकर 1914 तक चला। उसके बाद ये 1914 में वापस मॉस्को रूस चले जाते हैं जहां से वो बिलोंग करते हैं, जो उनका नाइबर सिटी था, वो वहां पे वापस चले जाते हैं। फिर 1921 से 1933 में वापस आते हैं, टीचिंग कराते हैं बाहाउस में।
ये मेन पॉइंट्स था, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप भी अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। ब्लू राइडर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था ना, इसलिए फ्रेंच मार्क के बारे में बताने के साथ साथ मैंने पूरा ब्लू राइडर का ही एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने यायती श्रृंखला को सृजित किए। यायती चित्र श्रृंखला, मंजीत बाबा, गणेश हालोई, ए रामाचंद्रम या फिर लक्ष्मण गौड़। यायती सीरीज बहुत फेमस है। ये क्या है? ये एक म्यूरल है। म्यूरल जो महाभारत पर बनाया गया है। महाभारत की स्टोरीज को कैप्चर किया गया है इस म्यूरल में। 12 सीरीज बनाए हैं, पूरे 12 सीरीज है ए रामाचंद्रम ने, न्यू दिल्ली में। मारियो मिरांडा है। मारियो मिरांडा क्या थी? एक कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफर, डिजाइनर या फिर टाइपोग्राफिक्स। मारियो मिरांडा फेमस कार्टूनिस्ट हैं। किताब के पिछले सिरे मोटाई को कहा जाता है। पिछला सिरा या मोटाई को क्या कहा जाता है किताब के? फोरहेज, वॉल, स्टिचिंग या फिर स्पाइनिंग। किताब के पिछले सिरे के मोटाई को स्पाइन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, पिछले सिरे की मोटाई, ये वाली जो मोटाई होती है इसको क्या कहते हैं? स्पाइन। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वॉल। स्टिचिंग किसे कहते हैं? स्टिचिंग आपने बुक कभी देखा, हमेशा बुक में आपने नोटिस किया होगा, आजकल तो स्क्रॉल इस तरह से आने लगे हैं बुक्स में, इस तरह से बुक्स लाइक इस तरह से स्क्रॉलिंग रहता है, लेकिन स्टिचिंग वाले भी नोटबुक्स होते हैं। उसे क्या कहते हैं? यहाँ जो स्टिचिंग की जाती है उसे स्टिचिंग कहते हैं। सिलाई जो की जाती है, इंग्लिश में सिलाई को ऑफकोर्स स्टिचिंग कहा जाता है, इसलिए इस एरिया को स्टिचिंग कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वॉल। वॉल ये वाला एरिया है। फोरहेज किसे कहते हैं? तो फोरहेज ये जो बुक का हमारा ये फोरहेज है। क्लियर हो गया? इससे आपके चारों क्वेश्चंस क्लियर हो गए कि अगर ये तो आपको पता ही है कि पिछले सिरे को मोटाई कहते हैं, अगर इनसे रिलेटेड कुछ आएगा तो जल्दी से आप इस पिक्चर को जैसे भी ड्रॉ करके क्वेश्चंस को करेक्ट कर लीजिएगा। मुगल चित्रकला विकसित हुई थी बाबर के टाइम में, अकबर, औरंगजेब या फिर हुमायूं। और ये भी कमेंट कीजिए, मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग गोल्डन सेक्शन किसे कहा जाता है? मुगल चित्रकला विकसित हुई थी अकबर के समय में, और मुगल एज का गोल्डन एज कहा जाता है, पेंटिंग का गोल्डन एज जहांगीर के टाइम को। पेंटिंग का गोल्डन एज जहांगीर के टाइम को कहा जाता है। इवन अगर पूछा जाए कि भारत में मतलब ऐसे गोल्डन एज, जैसे मुगल कला का गोल्डन एज तो आपको पता चल गया जहांगीर का काल है, और भारतीय कला में पूछा जाए कि गोल्डन एज किसको कहा जाता है तो गुप्त काल को। गुप्त काल को, दोनों आपको याद रखना है। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्र शैली के रूप में अपनाए थे। लोक कला, मदनलाल नागर, बद्रीनाथ आर्य, यामिनी रॉय या फिर ललित मोहन सेन। लोक कला दैट मीन्स फोक आर्ट को अपनाए थे यामिनी रॉय। पेट्रोग्लिफिक संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संबंधित है? पेट्रोग्लिफिक संदेश बेसिकली होता क्या है? आपने केव में देखा होगा, गुफाओं में इंग्रेविंग की जाती है वॉल्स वगैरह पे, गुफाओं में चित्र को उकेरना, दैट इज कॉल्ड एट पेट्रोग्लिफिक संदेश। हिनेवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? हिनेवा टेराकोटा चीन, जापान, कोरिया या फिर थाईलैंड। हिनेवा टेराकोटा, कुछ याद आया आप लोग को ये क्वेश्चन देखकर? यूजीसी नेट जेआरएफ का क्वेश्चन रहा है। हिनेवा टेराकोटा जापान का। द पोटैटो ईटर्स किसके चित्र है? द पोटैटो ईटर्स किसने चित्रित किया? जिसे हिंदी में बोलते हैं आलू भक्षी।
आलू भक्षी। आलू भक्षी बहुत फेमस है विंसेंट वैन गॉग का। विंसेंट वैन गॉग का जन्म हुआ था 1853। ही वॉज अ फेमस आर्टिस्ट, बिलोंग टू पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट। ठीक है, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट। इवन इन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई है, इनकी एक बहुत फेमस पेंटिंग है द स्टारी नाइट, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में एग्जिबिट है। जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 वाले, तो ज़रूर पिक्चर देख लीजिएगा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट का कि कहाँ पर एग्जिबिट है वो पेंटिंग। वैसे भी स्टारी नाइट तो देख के बस कोई भी पहचान सकता है, छोटे छोटे बच्चे भी पहचानने लगे हैं, वो वाली पेंटिंग्स इतनी फेमस है। विश्व फोटोग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 19 सितंबर, 14 सितंबर। विश्व फोटोग्राफिक दिवस मनाया जाता है 19 सितंबर को, 19 सितंबर। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? अभिव्यंजनावाद, एक्सप्रेशनिज्म, जिसके बारे में मैंने इतना डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया था, बताइए। प्रारंभ हुआ था जर्मन में, 1904 से 14 तक चला था, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था। सितनवासल गुफा कहाँ है? सितनवासल की गुफा कहाँ है? किस धर्म से संबंधित है? किस नाम से जाना जाता है? किसने इन्वेंशन किया? कमेंट कीजिए, मैं वेट कर लेती हूँ। सितनवासल की गुफा तमिलनाडु में है। क्लियर? 1934 में प्रोफेसर ध्रुवील ने खोज किए, प्रोफेसर ध्रुवील ने। उसके बाद टीएस गोपीनाथ ने सर्वप्रथम इसे देखा था। अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम देखा किसने है, देखे हैं टीएस गोपीनाथ, और इसका खोज किए हैं 1934 ईस्वी में प्रोफेसर ध्रुवील। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है। जैन संत सिद्धों का निवास कहा जाता है इस गुफा को। छपाई कला की खोज हुई थी, कब हुई थी छपाई कला? शुरुआत कब हुई है छपाई कला की? चीन में, इंग्लैंड में, भारत में, फ्रांस में, कहां पर हुई थी? छपाई कला की शुरुआत हुई थी चीन में। कब हुई थी? 206 में हैन राजवंश चला था, हैन वंश, हान वंश कहा जाता है। ये स्टार्ट हुआ था चाइना में, और सर्वप्रथम यहाँ पर खोज किया गया था चित्रात्मक रिलीफ, लाइक कह लें कि वुड कट में यहाँ पे पेंटिंग्स हुई थी हैन राजवंश में। इवन वुड कट के लिए फेमस रहा है वुड कट। वुड कट का सर्वप्रथम इन्वेंशन यहीं पर शुरुआत होती है। चीन का एक बहुत फेमस पांडुलिपि है, उसके बारे में मुझे याद आ रहा है थोड़ा, छपाई के बारे में, छपाई कला से रिलेटेड मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1868 का वो ग्रंथ था, उसका नाम था हीरक सूत्रा, डायमंड सूत्रा, डायमंड सूत्रा, जिसे हिंदी में बोलते थे हीरक सूत्रा। हीरक सूत्रा बहुत फेमस है। ये प्रथम पांडुलिपि चित्रित हुई है। अगर पूछा जाए कि प्रथम पांडुलिपि कौन सी है, तो ये चाइना में चित्रित हुई थी, जिसमें स्क्रॉल साइज इस तरह से स्क्रॉल में चित्रित किया गया था। 7 कागज को, 7 पेपर, 7 कागज थे, उसे चिपकाकर, 7 कागज को चिपका करके स्क्रॉल टाइप में पेंटिंग की गई थी। एक पांडुलिपि हस्तलिखित। अगर पूछा जाए कैसी, तो कैसी पांडुलिपि थी, तो हस्तलिखित और चित्रित, हाथ से लिखा और चित्रित किया गया पांडुलिपि है, इस तरह का स्क्रॉल साइज में। और रिलीजियस पूछा जाए कि किस धर्म से संबंधित था, तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। क्लियर? चलिए याद रखिएगा, हीरक सूत्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट माना जाता है हीरक सूत्रा। इसका साइज भी बता देती हूँ। इसकी लंबाई थी 12 फीट में था, और चौड़ाई सिर्फ 16 था, 16 1 फीट, 1 फीट इसकी चौड़ाई थी, और लंबाई थी 12 फीट।
प्रख्यात चित्र गुर्निका किस माध्यम में निर्मित है? जल रंग, कैनवस या फिर टेम्परा टेक्निक? गुर्निका बहुत फेमस है ऑयल ऑन कैनवस, पैब्लो पिकासो की फेमस पेंटिंग रही है। गुर्निका 1937 में चित्रित किए थे। 1937 इसका एग्जैक्ट टाइम है। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्व योगदान था? पंडित मदन मोहन मालवीय, राय कृष्णदास, आनंद कृष्णदास या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? भारत कला भवन के बारे में बात हो रही है। अगर बीएचयू के बारे में पूछा जाता, बीएचयू के बारे में, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाता? पंडित मदन मोहन मालवीय। लेकिन भारत भवन कला भवन के संस्थापक थे राय कृष्णदास। अच्छा, भारत कला भवन से एक मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि भारत कला भवन तो आपको पता है वाराणसी में है, और भारत भवन और कला भवन ये तीनों को एक साथ ही रिलेट किया कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़े से माइनर में कंफ्यूजन हो जाता है। भारत कला भवन वाराणसी में है, भारत भवन भोपाल में है, कला भवन शांति निकेतन में है। टाइम भी याद रखिएगा, 1919 है कला भवन का समय, 1982 भारत भवन का समय है। ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा, माउंट आबू, ओडिशा, भुवनेश्वर या फिर कांचीपुरम? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। हेनरी मोर कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? हेनरी मोर निवासी थे इंग्लैंड के। माया अजेटक के लिए बहुत फेमस है। माया अजेटक एक स्कल्पटर आर्टिस्ट थे हेनरी मोर। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्रकाश के प्राथमिक रंग आरजीबी हैं। आरजीबी, प्रकाश के प्राथमिक रंग आरजीबी हैं। अगर पूछा जाए कि पदार्थ के प्राथमिक रंग, तो वो है रेड, येलो और ब्लू, RYB। ठीक है, चलिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा RGB, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, लाल नीला हरा। हाँ, ए इज द राइट आंसर, लाल नीला हरा। ठीक है, शॉर्ट में याद रखिएगा RGB। इसे एडिटिव कलर के नाम से भी जाना जाता है, एडिटिव कलर्स। और यहीं पे आपको सब्सट्रैक्टिव भी बता देती हूँ, जैसा कि सब्सट्रैक्टिव आपको पता ही है अच्छे से, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। CMYK जो प्रोसेस कलर है यही है सब्सट्रैक्टिव कलर्स। सब्सट्रैक्टिव कलर्स बेसिकली प्रिंट निकालने के वक्त यूज किया जाता है। RGB कलर्स किसी भी कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप में कोई पेंटिंग्स बना रहे होते हैं तो उसमें इन कलर्स का, एडिटिव कलर्स का यूज किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आते हैं? लैटिन, रोमन, फ्रेंच या फिर स्वीडिश? सभी अक्षर लैटिन भाषा से आते हैं, लैटिन भाषा से। मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई? मदर टेरेसा सीरीज गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य, MF हुसैन या फिर PT रेड्डी? MF हुसैन की बहुत फेमस है मदर टेरेसा सीरीज। स्लिप ऑफ रीजन ब्रेक्स फॉर मॉन्स्टर नामक एचिंग है, ये किसकी एचिंग है? स्लिप ऑफ रीजन फॉर मॉन्स्टर, ये बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है, नेट JRF में भी काफी बार वाला क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रांसिस दी गोया का। MF हुसैन का निधन कहाँ पर हुआ था? निधन बताना है कहाँ पर हुआ था? लंदन, कतर, मुंबई या फिर न्यूयॉर्क में?
2011 में निधन हुआ था एमएफ हुसैन का लंदन में, और इनको नेशनैलिटी प्राप्त हुई थी कतर की नागरिकता। भविष्यवाद दैट मीन्स फ्यूचरिज्म का उदय किस देश में हुआ था? देखिए, हमने इस तरह से इस क्वेश्चंस को याद किया था कि फेविज्म और फ्यूचरिज्म में बड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि देखिए बड़ा नेम सेम है, फेविज्म और फ्यूचरिज्म। इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक है, देखिए फेविज्म फ्रांस, आपको पता ही है कि फेविज्म फ्रांस में है, क्लियर। तो फ्यूचरिज्म कहाँ पर चले जाइए, फ्यूचरिज्म इटली आ जाइए, इटली में फ्यूचर, गेस कीजिए फ्यूचर में हम इटली जाएंगे, तो दैट मीन्स फ्यूचरिज्म इटली, ठीक है। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था? चिड़ियों का चितेरा मीन्स बर्ड्स पेंटिंग बहुत ज्यादा कौन से आर्टिस्ट करते थे? जहांगीर एज में सबसे अच्छे कलाकार, जहांगीर एज में सर्वश्रेष्ठ कलाकार कहे जाते थे आर्टिस्ट मंसूर। वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या 4 है। कौन कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद, देखिए ऋग्वेद सबसे पहला वेद है और सबसे लास्ट है अथर्ववेद चौथे नंबर पर, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग किया गया और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख। सामवेद संगीत के लिए फेमस है, सामवेद के बारे में बात है तो संगीत की तरफ आइए कि संगीत के लिए फेमस है, ठीक है। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी न्यू दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1936, 1928, 1947 या फिर 1954? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी न्यू दिल्ली में स्थापना हुई थी 1928। अच्छा, इसे शॉर्ट में बोलते हैं आईफैक्स, आईफैक्स, ये भी याद रखिएगा। राघव कन्हैया को किस रूप में जाना जाता है? राघव कन्हैया को किस रूप में जाना जाता है? फोटोग्राफर, ग्राफिक आर्टिस्ट, मूर्तिकार या फिर चित्रकार के रूप में? राघव कन्हैया ही वॉज ए फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट, मूर्तिकार हैं। इनके बुल बहुत फेमस है, बुल श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं राघव कन्हैया, एक फेमस मूर्तिकार हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में है। कन्हेरी गुफा कहाँ पर है? मद्रास, मुंबई, भुवनेश्वर या फिर छत्तीसगढ़? कन्हेरी की गुफा मुंबई के ठाणे जिला में है। क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थान में स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया? नालिनी मालिनी, शिबू नटेशन, विवान सुंदरम या फिर शीला गाउडा? राइट आंसर इज सी, विवान सुंदरम ने 1998। और विवान सुंदरम अमृता शेरगिल जो हैं, अमृता शेरगिल मौसी लगती हैं किसकी? विवान सुंदरम की। त्रैवार्षिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1971, 1968, 1964 या 1970? अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभ जो हुआ है 1968 में हुआ है।
द मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत फेमस है, किसका है? आपने रविन्द्रनाथ टैगोर का, विलियम शेक्सपियर का, या फिर थॉमस ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ का? द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का है। द लास्ट सॉरी लस्ट फॉर लाइफ, लस्ट फॉर लाइफ बहुत फेमस बुक है, बताइए किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? इवन अगर आपको पेंटिंग एज्यूम करना होगा तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स है। लाइक अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करेंगे पेंटिंग्स में, मतलब इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा फील होगा कि आप लाइक पेंटिंग्स कर रहे हैं। मैं क्लास 12th में ये वाली बुक पढ़ी थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वाकई में रियल में उस तरह की पेंटिंग्स फ्रंट में दिखाई दे रही है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो एज्यूम किया जा सकता है। बताइए ऑगस्ट रॉडिन, वैन गॉग, रैम्ब्रा या फिर हेनरी मूर? लश फॉर लाइफ बहुत फेमस बुक है आर्टिस्ट वैन गॉग की। बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी, तो शाहजहां या फिर किशनगढ़? किशनगढ़ राजस्थान का पार्ट है किशनगढ़, बहुत फेमस रहा है। बनी ठनी ऑल्दो राधा के रूप को डिपिक्ट किया गया है। बनी ठनी जो पेंटिंग है उसे राजा सावन सिंह के दरबार में बनाया गया था, सावन सिंह किंग थे, और आर्टिस्ट थे निहाल चंद्र। बनी ठनी जो है पेंटिंग सावन सिंह ने बनाया, सावन सिंह को नागरी दास के नाम से भी जाना जाता था, नागरी दास। बनी ठनी पेंटिंग को मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय मोनालिसा। मोनालिसा बहुत फेमस पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंसी की, और भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाता है बनी ठनी पेंटिंग को। इवन जरीना के नाम से भी जाना जाता है। और ये बनी ठनी पेंटिंग बनाई गई है टेम्परा, वाटर कलर टेम्परा में टेक्निक में। कोई नाम, चिन्ह या तरीका, अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है, उसे कहते हैं ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन, ब्रांड या फिर कंपनी। अच्छा सिंपल तरीके से आप इस तरह से एज्यूम कर लीजिए, लाइक मेरी स्क्रीन पर ये लोगो लगा हुआ है, ठीक है। अब जब भी आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर या फिर मेरे चैनल पर इस तरह का आपको लोगो दिखाई देता है, तो वो लोगो क्या होता है? वो एक ट्रेडमार्क होता है किसी कंपनी का, या फिर किसी चैनल को कह लीजिए, या फिर किसी बिजनेस का एक प्रोसेस, वो एक पहचान होता है आपका, दैट इज कॉल्ड एट ट्रेडमार्क। ठीक है, मैंने बस शॉर्टली यहाँ पे स्क्रीन पे पिक्चर बना हुआ था तो इस तरह से मैं आपको बस समझा दी, ताकि आप कुछ भी चीज़ें, कोई भी ट्रेडमार्क होता है, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांड होता है तो ब्रांड से पहचानते हैं ना उसके लोगो से, अच्छा ये इसका ब्रांड है, उसे ही ट्रेडमार्क बोलते हैं ब्रांड को। ट्रेडमार्क के लिए उसके प्रतीक चिन्ह को कहते हैं ट्रेडमार्क। जॉन सनफेल्डर ने किसका आविष्कार किया था? जॉन सनफेल्डर ने 1798 में लिथोग्राफी का इन्वेंशन किए थे। भारत वर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, बंगाल गजट? भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार है बंगाल गजट। टेलीविजन मीडिया पर आधारित कीमत का आधार क्या था? समय, जगह, प्रोडक्शन या फिर रंग? टेलीविजन पर मीडिया का प्रचार के लिए समय, कीमत जो रखता है वो समय रखता है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित किए थे भरत मुनि। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? 1941 में हुई थी, लाहौर में। रिनी धुमाल प्रख्यात हैं। रिनी धुमाल की एक प्रिंट है बिल्ली, बिल्ली बहुत फेमस है इनका एक प्रिंट।
याद रखना है आपको। बिल्ली जिसे कैट कहते हैं, बिल्ली फेमस है, कैट नहीं। बिल्ली नाम से जब भी देखने को मिलेगा क्वेश्चन, बिल्ली लिखी हुई होगी। इनकी फेमस प्रिंट है और ज्यादा इन्होंने काम किया है पेंटिंग में। इवन फेमस नहीं है प्रिंट मेकिंग के लिए। प्रिंट मेकिंग ऑप्शन में नहीं था तो प्रिंटिंग करेक्ट हुआ है। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किसने चित्रित किया? टिशियन, रैम्ब्राम, कैरावेजियो या फिर लियोनार्डो दा विंसी। देखिए रेप ऑफ यूरोपा बहुत फेमस है टिशियन की। इवन पीटर पॉल रिबन्स जो थे, पीटर पाउल रिबन्स, इन्होंने भी रेप ऑफ यूरोपा बनाए हैं। रेप ऑफ यूरोपा पेंटिंग पीटर पॉल रिबन्स ने भी बनाए हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में टिशियन और पीटर पॉल रिबन्स दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे तो आप करेक्ट कीजिएगा टिशियन को। ज्यादा फेमस थे टिशियन की। इवन जब ऑप्शन में टिशियन नहीं रहेंगे तो पीटर पॉल रिबन्स सही हो जाएंगे। अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना यक्ष यक्षी, डेविड, क्लाउड गेट या फिर बुद्ध। अनीश कपूर की बहुत फेमस इंस्टॉलेशन है क्लाउड गेट। 2006 में बनाए थे, शिकागो में है। प्रेजेंट टाइप कहाँ पर है? शिकागो में है। और इसमें मटेरियल कौन सा यूज किया गया है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में बनाया गया है अनीस कपूर का क्लाउड गेट। ठीक है, शिकागो में एट द प्रेजेंट टाइम है। स्टेनलेस स्टील में 2006 में बनाए थे। इससे रिलेटेड 2021 जेआरएफ एग्जाम में दे दिया गया था इंस्टॉलेशन क्लाउड गेट, और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आए थे। ये जितने भी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चंस थे। पैब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? पैब्लो पिकासो का जन्म हुआ था 1881 में। 1973 इनकी मृत्यु हुई है। कहाँ पर? स्पेन में। स्पेनिश थे, बिलोंग करते हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से। इन्होंने क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट का इन्वेंशन किया है। कब किए हैं? 1907 टू 1925, ये टाइम ड्यूरेशन है। 1907 का फेमस पेंटिंग, पहली पेंटिंग रही है अविन्यो की स्त्रियां, लेस डेमस ऑफ अविग्नाक, और 1925 के थ्री म्यूजिशियन। और 1912 में कोलाज टेक्निक का भी खोज हुआ था घनवादी कलाकारों के द्वारा। रंगों को टेक्निक भाषा में क्या कहते हैं? ह्यू, वैल्यू, क्रोमा या फिर इंटेंसिटी। देखिए रंगों को टेक्निकल भाषा में ह्यू कहते हैं। ह्यू बेसिकली होता क्या है? ह्यू जो होता है वो नेम ऑफ कलर्स होते हैं। नेम ऑफ कलर्स, जैसे आपको आपके नाम से पहचाना जाता है वैसे ह्यू मतलब जैसे लाल, हरा, पीला, नीला। ठीक है। सेकंड होता है वैल्यू और थर्ड होता है इंटेंसिटी, जिसे क्रोमा भी कहा जाता है। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी या फिर केजी सुब्रमण्यम ने। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत चित्रित किए थे आर्टिस्ट विनोद बिहारी मुखर्जी। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्टेला क्रैमरिश, हेनरिक जीमर, आनंद कुमार स्वामी या फिर जयप्पा स्वामी। ये क्वेश्चन देखकर कुछ याद आया आपको? जेआरएफ, बार बार जेआरएफ बोल देती हूँ, सॉरी अब नहीं बोलूंगी। हाँ, हेनरिक जीमर। ठीक है, क्योंकि जेआरएफ का क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया आपको। शांति निकेतन किस जनपद में है? जनपद बताइए। वीरभूमि, कोलकाता, नादिया या फिर हुगली। शांति निकेतन वीरभूमि में है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने वीरभूमि पर इंस्टॉलेशन ये मतलब इन्वेंशन किए थे। बोल्टिंग क्लॉथ का यूज किसमें करते हैं? बोल्टिंग क्लॉथ का यूज किया जाता है प्रिंट मेकिंग के सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? सोमनाथ और माउंट आबू, जयपुर या फिर जगन्नाथपुरी। माउंट आबू में है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा का माउंट आबू वाला मंदिर। और यहाँ पर जो स्कल्पचर और मूर्तियां और मंदिर बनाई गई हैं मार्बल में बनाई गई हैं। आदिनाथ की प्रतिमा बहुत फेमस है। आदिनाथ की प्रतिमा है
तिलवाड़ा के जैन मंदिर में, माउंट आबू में है। निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं है? केसीएस पानिक्कर, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, राय कृष्णदास या फिर दिनकर कौशिक। राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य पूछा जा रहा है कि नहीं है। कौन से नहीं थे? दिनकर कौशिक नहीं थे। दिनकर कौशिक बिलोंग करते हैं दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप से, दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप से। और केसीएस पानिक्कर 1957 में यहाँ पर टीचर थे। 1929 में डीपी रॉय चौधरी थे। 1884 में यहाँ पे टीचर थे ईवी हैवेल, ईवी हैवेल, अर्नेस्ट बेनीफील्ड हैवेल। इवन मद्रास कला विद्यालय की स्थापना 1850 में हुई थी अलेक्जेंडर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैराविजो किस कला आंदोलन से संबंधित है? पुनर्जागरण काल, अलंकृत, बरूक या फिर स्वच्छंदतावाद। कैराविजो बहुत फेमस आर्टिस्ट है, बिलोंग करते हैं बरूक कला आंदोलन से। बरूक कला आंदोलन के जन्मदाता कहे जाते हैं, फाउंडर, जन्मदाता। कला आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1600 से लेकर के 1750 तक चला। बेसिकली बरूक कला आंदोलन कब शुरू हुआ? जब मैनरिज्म का एंड हुआ था, देन बरूक कला आंदोलन शुरुआत हुई थी। मैनरिज्म जिसे हिंदी में कहते हैं रीतिवाद, दैट मीन्स हाई रेनेसेंस एंड हुआ। हाई रेनेसेंस का टाइम आपको पता है कि 1400 टू 1600। जब इसका एंड होता है देन फॉरन स्टार्ट हो जाता है। बरूक आर्ट कहाँ पे शुरू होता है? इटली में, इटली में शुरू होता है। यहाँ पे लाइट एंड शेड को कैप्चर किया गया है। कैराविजो जन्मदाता कहे जाते हैं। इवन अनदर आर्टिस्ट है लाइक पीटर पॉल रिबेंस, रैम्ब्रा, ठीक है, यहीं से बिलोंग करते हैं। और एक यहाँ के फेमस स्कल्प्टर आर्टिस्ट हैं बर्नीनी, बहुत फेमस है बर्नीनी। नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बर्नीनी के बारे में ब्रीफली बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किया था। गट्टू का निर्माण आर के नारायण, अजीत निदान या फिर के एस कुलकर्णी, आर के लक्ष्मण। गट्टू का निर्माण जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं। जॉन कांस्टेबल, ही वॉज ए फेमस इंग्लिश रोमांटिक आर्टिस्ट, बिलोंग करते हैं इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। जॉन कांस्टेबल एक बहुत फेमस लाइक लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं। इन्होंने बहुत फेमस हाई वैन पेंटिंग बनाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी पेंटिंग है हाई वैन। हाई वैन एक है दधाम मिल, दधाम मिल, हाई वैन को ही हिंदी में दधाम मिल कहते हैं। जॉन कांस्टेबल ने कलर्स लाइक आपने देखा होगा जो वो कलर्स होते हैं सैप, बर्न साइना, येलो ऑकर, इस कलर्स को कैप्चर करके इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे से नेचुरल लैंडस्केप बनाए हैं। इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से बिलोंग करते हैं। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? द थिंकर बहुत फेमस थे आर्टिस्ट ऑगस्ट रॉडिन की। ऑगस्ट रॉडिन जिसे हिंदी में कहते हैं रौदा। प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी, शेखर कपूर या फिर सत्यजीत रॉय। आर्टिस्ट सत्यजीत रॉय। ब्लू पॉटरी के लिए जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? केवी जेना, देवी लालकर या फिर कृपाल सिंह शेखावत। जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए बहुत फेमस थे आर्टिस्ट कृपाल सिंह शेखावत। सांथाल फैमिली मूर्ति के चित्रकार कौन है? बालबीर सिंह कट, रामकिंकर बैज, अवतार सिंह पवार या फिर पी सुरेंद्र। सांथाल फैमिली बहुत फेमस स्कल्प्टर है, 1938 में बनाई गई है सीमेंट कंक्रीट के थ्रू, रामकिंकर बैज ने बनाए हैं। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1850, 1819, 1908। 1908 में अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी और 1890 में अजंता गुफा की खोज हुई थी।
चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ के वास्तुकार, चंडीगढ़ सिटी के डिजाइनर कौन थे? चंडीगढ़ का वास्तुकार कह लीजिए या फिर चंडीगढ़ सिटी के डिजाइनर। चंडीगढ़ सिटी के डिजाइनर थे आर्टिस्ट ली कॉर्ब्यूजे। अच्छा, चंडीगढ़ में एक बहुत फेमस है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन, रॉक गार्डन किसने डिजाइन किया? उनका नाम था नेक चंद्र शैली। नेक चंद्र शैली को भारत का प्रथम इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट भी कहा जाता है। इनको कहा जाता है भारत का प्रथम इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट। इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट इन्होंने चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन में पेंट वो स्कल्पटर्स को क्रिएट किए हैं, वो किससे, लाइक छोटे छोटे से चूड़ियाँ हो गई, बैंगल्स हो गए, उनसे कंपोस्ट करके बनाया गया है। रॉक वेस्ट मटेरियल से काफी अच्छे से कंपोस्ट किया गया है। देखिएगा पिक्चर नेट पर डला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? मोनालिसा पेंटिंग बहुत फेमस है आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी की। म्यूसी द लूव्र, लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है। लियोनार्डो दा विंसी ने 1501 से 1504 तक में कंप्लीट किए थे। और पॉपुलर वुड सरफेस क्या था? सरफेस था पॉपुलर वुड। अगर पूछा जाए जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं ना कैनवस वगैरह पर, इन्होंने पॉपुलर वुड पे पेंटिंग बनाई है। और रेड कलर की टोन में, अगर पूछा जाए किस टोन में, तो रेड कलर की टोन में। बैकग्राउंड में क्या है? तो बैकग्राउंड में लैंडस्केप है। मोनालिसा पेंटिंग जो है उसमें जो फीमेल है वो किसका रिफ्लेक्शन है? ला जियोकॉन्डा का। ला जियोकॉन्डा का रिफ्लेक्शन है। और ला जियोकॉन्डा कौन थी? तो वो एक अधिकारी की पत्नी थी। अजंता के चित्रों का विषय आधारित है। विषय क्या था? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर इस्लाम धर्म? अजंता के चित्रों का विषय था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से बिलोंग करते हैं। और महायाना शाखा क्या होता है? तो हीनायाना और महायाना दो तरह के एक संप्रदाय होते हैं। हीनायाना में स्तूपों की पूजा की जाती है, सिंबल्स की, प्रतीकों की। और महायाना में बौद्ध के गॉड गॉडेस होते हैं, बुद्धास वगैरह, उनके फुल स्टैचूज की पूजा की जाती है, प्रेयर्स होता है। सनराइज इम्प्रेशनिज्म, सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार बताना है। सनराइज इम्प्रेशन किस आर्टिस्ट की पेंटिंग है? सनराइज इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के जन्मदाता की पेंटिंग है। इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के जन्मदाता जो फाउंडर कहे जाते हैं, दैट मीन्स क्लाउड मोनेट की पेंटिंग है, क्लाउड मोने को। A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? A4 कागज का वास्तविक माप 210, 297, 297 to 420, 210 to 287 या फिर 228 to 287? राइट आंसर इज A, 210 to 227। रेमैंडुशम वाली हॉर्स जो है उसकी मूर्ति किससे बनी है? रेमैंडुशम कौन है आपको पता है? मार्शल डुशम के ब्रदर हैं, मार्शल डुशम। अब मार्शल डुशम कौन है? दादाइज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, दादाइज्म आर्ट मूवमेंट ज्यूरिच में 1916 में। उसके जन्मदाता कहे जाते हैं मार्शल डुशम। और उन्हीं के भाई थे रेमैंड डुशम जो फेमस थे मूर्तिकार के लिए। उन्होंने हॉर्स बनाए थे ब्रॉन्ज में, मींस कांसे में बनाए थे। किसने कहा था मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल या फिर ऑगस्टाइन? सोक्रेटिस ने कहा था, सुकरात ने, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सिगिरिया की गुफा, सिगिरिया की गुफाएं किस देश में हैं? सिगिरिया की गुफाएं भारत, नेपाल, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान? सिगिरिया की गुफाएं श्रीलंका के मटाले जिला में है। मटाले जिला में यहाँ पे
सिगिरिया की गुफा बेसिकली फेमस रही थी। सिगिरिया की गुफा में कुलीन महिलाओं की पेंटिंग्स देखने को मिल जाती है, 21 कुलीन महिलाओं की पेंटिंग। सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है। सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर, पटना, हैदराबाद या फिर बड़ौदा? पटना, हैदराबाद, बड़ौदा तो हो नहीं सकता, सिंपल से। सवाई मान सिंह बिलोंग करते हैं जयपुर से, तो दैट मीन्स जंतर मंतर जयपुर में ही है, सवाई राम सिंह द्वारा बनाया गया है, मान सिंह द्वारा। फावाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन थे? फावाद के सबसे प्रमुख चित्रकार कौन थे? सिजान, पिकासो, गोया या फिर हेनरी मैटिस? जैसा कि बताया, सिजान बिलोंग करते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, जन्मदाता कहे जाते हैं उत्तर प्रभाववादी के। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं पैब्लो पिकासो, दैट मीन्स पैब्लो पिकासो घनवादी कला आंदोलन के जन्मदाता। और इनको संधि कलाकार कहा जाता है, गोया को। इन्होंने रोकोको में तो काम किया, रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट में भी काम किया, स्वच्छंदतावाद में। राइट आंसर यहाँ हेनरी मैटिस हो जाएंगे। फाववादी कला के प्रमुख चित्रकार और जन्मदाता कहे जाते हैं हेनरी मैटिस। फाववाद फेविज में स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, 1900 से लेकर 1910 तक चला था ये कला आंदोलन। विचारक होम किस राष्ट्र के हैं? विचारक होम इटली, जर्मन, ब्रिटेन? बताइए। विचारक होम बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। पिकासो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? लास्ट सपर, सनफ्लावर, बर्थ ऑफ वेनस या फिर ग्वार्निका? पैब्लो पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है द ग्वार्निका, 1937 में बनाए थे, ऑयल ऑन कैनवस, ब्लू कलर के टोन में। अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है। अप्पू क्या है? अप्पू का घर जैमिनी सर्कस, ओलंपिक खेलों का या फिर एशियाई खेल? अप्पू है एशियाई खेल। इनमें से कौन मूर्तिकार है? राम किंकर बैज, एमएफ हुसैन, अनुपम सूद या फिर रणवीर सिंह बिष्ट? फेमस मूर्तिकार रहे हैं आर्टिस्ट राम किंकर बैज। अनुपम सूद फेमस रही है, ग्रुप 18-19 की मेंबर हैं। इवन ग्रुप 8 की प्रिंट मेकिंग में काम की हैं। रणवीर सिंह बिष्ट लखनऊ के बाढ़ के दृश्य के लिए फेमस है। एमएफ हुसैन पैक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। राम किंकर बैज एक फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए 24 सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो फाइनली आज की क्लास में 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कितने क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए कमेंट कर सकते हैं आप लोग। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।